हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है पैरामीशियम। इसमें हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे, जो एग्ज़ाम में जनरली इसका डायग्राम ही आता है, वेल लेबल डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। पैरामीशियम को आप इसमें शेप देख रहे हो, इसकी शेप कैसी है? स्लीपर के शेप का है, जूते की आकृति का शेप है इसकी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल उसमें स्लीपर एनिमल क्यूडी के नाम से जाना जाता है। अब हम लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ से लेते हैं। फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है? प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल। तो इस प्रकार इस प्रोटोजोआ के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर या हम कह सकते हैं ए सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, यानी केंद्रक पूरी तरह से डेवलप्ड होता है इनमें। तो ये हो गया इसका फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम के जो सदस्य होते हैं, आगे जो उनका वर्गीकरण है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। तो सब फाइलम है इसका सीलियोफोरा, यानी सीलिया पाए जाते हैं इसमें। आप देख रहे हो डायग्राम में, पूरे इसमें बॉडी पर क्या है? सीलिया है। ठीक है, तो सीलियोफोरा क्या है? इसका सब फाइलम, और सीलिया की सहायता से ये लोकोमोशन करता है। क्लास है सिलिएटा। सिलिएटा क्लास का स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ आप देखो, ये दो न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस है और एक छोटा न्यूक्लियस है। तो क्लास सिलिएटा। उसके बाद हम लेते हैं सब क्लास होलोट्राइकिया। होलो मतलब क्या होता है? समान। तो होलोट्राइकिया मतलब सीलिया। तो यहाँ पर सेम टाइप के सीलिया पाए जाते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो एक ही प्रकार का है, तो इसीलिए सब क्लास है इसकी होलोट्राइकिया। एंड ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमिडा। स्टोमा जहाँ शब्द आता है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू माउथ। तो हाइमेनोस्टोमिडा मतलब ये जो एनिमल है इसमें बक्कल कैविटी पाई जाती है, मुख गुहा पाई जाती है, तो ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमिडा। अब हम वापस एक बार देख लेते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सिलियोफोरा, क्लास सिलिएटिया, सब क्लास होलोट्राइकिया एंड ऑर्डर हाइमेनोस्टोमिडा। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इस किसके बारे में? पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो जीनस हो गया पैरामीशियम, स्पीशीज है कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम का स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं यहाँ पर, आप देखो इस एनिमल की साइज़ कितनी होती है। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, और नंगी आँखों से अगर ये फ्रेश वाटर एनिमल है, फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एकल और मुक्त जीवी जंतु है, यानी सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग और फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एनिमल है। माइक्रोस्कोपिक है ये, नंगी आँखों से जल में ऐसे लगेगा जैसे कोई गंदले सफ़ेद हल्के जो है बिंदु जैसी संरचना इसकी दिखाई देगी। तो इसकी साइज़ होती है 0.7 mm लंबा होता है और 0.3 mm चौड़ा होता है। और इसका एंटीरियर पार्ट आप यहाँ देखो, एंटीरियर पार्ट ब्लंट है और पोस्टीरियर पार्ट क्या है? पॉइंटेड है। एंटीरियर पार्ट जो है अग्र सिरा कुंद है और पश्च सिरा नुकीला है और स्लीपर शेप का है। जनरली गति करते टाइम पर इसका ये जो आगे का सिरा है ये सामने की तरफ रहता है, लेकिन यदि किसी चीज़ से ये टकरा जाता है या कोई रुकावट आ जाती है तो कुछ समय के लिए तुरंत ये उल्टा भी चल सकता है। लेकिन नॉर्मल क्या है इसका? ये एंटीरियर वाला जो पार्ट है ये आगे की तरफ रहता है। अब हम लेते हैं इसका बाहर की तरफ, आप देखो सीलिया अरेंज है यहाँ, ये है इसका सबसे बाहर जो आवरण पाया जाता है वो है पेलिकल। पेलिकल, तो पेलिकल जो है इसका बाहर का आवरण है। पेलिकल कैसा होता है? मजबूत है, दृढ़ है, लेकिन इलास्टिक प्रकृति का है। और जो है पेलिकल की दो परतें होती हैं। एक परत तो जो बाहर वाली परत है वो सीलिया के समेत है, और जो अंदर वाली जो परत है इसकी वो किससे जुड़ी हुई है? एक्टोप्लाज्म को साथ में लिए हुए है। तो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पेलिकल में क्या किया है, ये इस तरह से इसको बनाया है। ये इतना हिस्सा इसका पेलिकल का है। दो परतें हो गई, बाहर की परत जो सीलिया पर भी है और अंदर की परत जो एक्टोप्लाज्म वाली लेयर है इससे संबंधित है। और पेलिकल किस तरह का आवरण है? मजबूत, दृढ़ किंतु इलास्टिक। अब हम लेते हैं इसका जो साइटोप्लाज्म है
उसको दो भागों में बांटा गया है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म और ये एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के अंदर ये लेयर आ रही है इसकी, जिसके अंदर ट्राइकोसिस्ट है। क्या उपस्थित है? ट्राइकोसिस्ट, दंशिकाभक उपस्थित होते हैं। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि दंशिकाभक क्या होते हैं, संरचना कैसी होती है, क्या इनका कार्य होता है। अब हम लेते हैं, यहाँ पर आप देखो, इसमें न्यूक्लियस दो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक्टोप्लाज्म के अंदर आने वाली संरचनाएं, एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या कौन कौन सी संरचनाएं आ गई हैं? सीलिया है, पेलिकल है, और ये ट्राइकोसिस्ट हैं। और ट्राइकोसिस्ट को जोड़ने वाले जो फाइबर्स हैं वो आते हैं एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत। वापस सुन लें आप, सीलिया है, सीलिया के बाद में ये ट्राइकोसिस्ट हैं, ट्राइकोसिस्ट को जोड़ने वाले जो तंतु हैं वो हैं, और पेलिकल, ये आता है एक्टोप्लाज्म में। और एंडोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, शुरुआत किससे की थी हमने? यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक वेल डेवलप्ड है, और यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी उपस्थित होते हैं। तो एंडोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें हैं? न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ग्रैन्यूल्स हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो फ्रेश वाटर एनिमल, जो यूनिसेलुलर एनिमल है, इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिसके कारण ये पानी का संतुलन जो है एनिमल में बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं इसके एंडोप्लाज्म वाले भाग में। अब हम लेते हैं इसके न्यूक्लियस के बारे में। दो न्यूक्लियस हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस की शेप कैसी है? किडनी के शेप का या बीन शेप का। और माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो छोटी साइज का है। मैक्रोन्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक न्यूक्लियस। सोमैटिक न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो संरचना है और बाकी जो गतिविधियां हैं इनका नियंत्रण किया जाता है मैक्रोन्यूक्लियस के द्वारा। और माइक्रोन्यूक्लियस जो है इसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि जो पैरामीशियम है इसके अंदर एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा, जिसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए दो पैरामीशियम एक दूसरे के इस तरह से पास आते हैं, इनमें एक ब्रिज बनता है, और माइक्रोन्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल, माइक्रोन्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करता है और एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में जाता है इस ब्रिज के थ्रू। तो क्योंकि इसमें माइक्रोन्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। किसको? माइक्रोन्यूक्लियस को। तो इनका दूसरा नाम क्या है? मैक्रोन्यूक्लियस का सोमैटिक न्यूक्लियस, एंड माइक्रोन्यूक्लियस का जो है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। अब आप यहाँ पर देखो, इसके एंटीरियर वाली साइड में और पोस्टीरियर वाली साइड में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी, जो संकुचनशील धानी जो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये बनती और बिगड़ती रहती हैं। जब इसमें एनिमल में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये बनती हैं। इनके बनने का स्थान फिक्स है, एक अग्रभाग में और एक पश्च भाग में। तो ये बनती हैं, और जब इसमें पानी की ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को समय समय पर बाहर निकालने का काम होता है इसका। तो ये हो गई एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा आप देखो, इसके अंदर जो सीलिया हैं, कॉर्डल वाले पार्ट पर यानी पोस्टीरियर वाले पार्ट पर ये सीलिया का एक टफ्ट है, गुच्छा बन रहा है। तो इसीलिए इस वाले पार्ट के जो सीलिया हैं, पोस्टीरियर वाले पार्ट के जो सीलिया हैं, उसको कहेंगे कॉर्डल टफ्ट। कॉर्डल का मतलब क्या होता है? पूंछ। तो इसका पूंछ तो है नहीं, पोस्टीरियर पार्ट है, तो यहाँ पर जो सीलिया के टफ्ट हैं इसको क्या कह देते हैं? कॉर्डल टफ्ट कह देते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, एनिमल के एक साइड में, राइट साइड में, एक साइड में एक खांच पाई जाती है, लगभग मध्य भाग में यहाँ पर एक खांच पाई जाती है। इस खांच को कहते हैं ओरल ग्रूव। क्या कहते हैं? ओरल ग्रूव, या इसको पेरिस्टोम भी कहते हैं। और यह खांच जो है यह ओपन होती है एक दरार जैसी संरचना में, जिसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल जो है ये ओपन होता है एक छिद्र के द्वारा। ये छिद्र है,
इस छिद्र के द्वारा कोशिका, ये है साइटोस्टोम कोशिका मुख, कोशिका मुख। कोशिका मुख आगे की तरफ एक ट्यूबुलर संरचना बनाता है जिसको कहते हैं साइटोफेरिंक्स, कोशिका ग्रसनी। क्या कहते हैं? कोशिका ग्रसनी। और यहाँ ये जो फेरिंक्स वाला भाग है इसमें, और यहाँ बक्कल कैविटी वाला जो पार्ट होता है, इनमें भी सिलियरी अरेंजमेंट होता है। एक विशेष प्रकार का सिलियरी अरेंजमेंट होता है जो हम इसका जब न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ क्या क्या नाम करने हैं? ओरल ग्रूव, ऑल्सो नोन एज पेरिस्टोम, और खांच जो है अंदर खुलती है वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल के बाद में जो है एक छोटा सा छिद्र जिसे कहते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम ओपन होता है ट्यूबुलर संरचना में जिसको कहते हैं साइटोफेरिंक्स। यहाँ से पानी एंटर होता है और इस पानी के साथ में सूक्ष्म कण आते हैं जिसे ये भोजन के रूप में लेता है। और जैसे जैसे ये भोजन के कण आते जाएंगे यहाँ फॉर्मेशन होता रहेगा फूड वैक्यूल का, खाद्य धानी फॉर्मेशन हो रहा है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे जैसे ये पानी के साथ भोजन के कण आएंगे तो यहाँ पर जो है फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और जब ये फूड वैक्यूल एक पर्टिकुलर साइज़ की बन जाएगी तो ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ आप देखो इसके थोड़ा सा नीचे राइट साइड में ही एक टेम्परेरी फॉर्मेशन होता है। टेम्परेरी क्योंकि ये भी परमानेंट नहीं है। जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा और उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भेजने के लिए, मल को बाहर भेजने के लिए यहाँ पर कोशिका का एनस बनता है। तो इस कोशिका के एनस को क्या कहते हैं? साइटोफाइग, जो राइट साइड में ही है। ये सारी चीज़ें किस तरफ हैं? एनिमल के राइट साइड में है। तो यहाँ क्या है, हमें कौन कौन सा लेबल करना है? ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव के बाद में वेस्टिब्यूल, देन साइटोस्टोम, साइटोस्टोम ओपन्स इन अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर साइटोफेरिंक्स, देन फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। और ये टेम्परेरी संरचना बनती है इसी के थोड़ा सा नीचे, इसको कहते हैं साइटोफाइग, जो एक तरह से कोशिका का एनस का काम करता है। अब इस तरह से हमने यहाँ, आप देखो मेजर हमें क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले बाहर सीलिया और ये बाउंड्री पेलिकल, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में हमें ट्राइकोसिस्ट की लाइन बनानी है पूरी। एंडोप्लाज्म के अंदर ये दो न्यूक्लियस मेन है और ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और यहाँ राइट साइड में माउथ वाला पार्ट यानी ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स, फूड वैक्यूल, और नीचे साइटोफाइग और ये कॉडल टफ्ट। ठीक है। तो ये जनरली इसका लेबल डायग्राम ही आता है और इसका जो क्लासिफिकेशन है ये पूछा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं यहाँ पर पेलिकल और सीलिया के बारे में। पेलिकल, सीलिया एंड ट्राइकोसिस्ट। मैंने आपको बताया था ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन और संरचना ये हम बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ ये आप डायग्राम देखो पेलिकल, सीलिया एंड ट्राइकोसिस्ट का। यहाँ आपको मैंने बताया था कि पेलिकल जो होती है उसकी दो परतें होती हैं। बाहर की जो परत है वो सीलिया पर भी जारी रहती है और दूसरी जो परत होती है वो एक्टोप्लाज्म के साथ चलती है। तो ये पेलिकल की बाहर की परत जो सीलिया के साथ जारी है, और ये पेलिकल की दूसरी परत जो एंडोप्लाज्म के साथ चलती है। और पेलिकल खुद जो है इसकी संरचना कैसी है? षटकोणीय खांचों की गर्त में बटी है। तो यहाँ आप डायग्राम में देखो ये षटकोणीय खांच बनाई है। क्या बनाई है? ये हेक्सागोनल खांच। तो डिप्रेशन ऑफ पेलिकल, षटकोणीय खांच की गर्त है, इनमें बटी हुई है ये पेलिकल। और इन षटकोणीय जो खांच हैं इनके बीच में से निकलते हैं सीलिया। इन खांचों के मध्य में से, या मध्य में से क्या निकल रहे हैं? ये सीलिया निकल रहे हैं। इन खांचों के मध्य में से सीलिया निकल रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो सीलिया का जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, सीलिया का जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वो कहलाता है बेसल ग्रेन्योल। वो क्या कहलाता है? बेसल ग्रेन्योल। ये बेसल ग्रेन्योल है। जिस तरह से फ्लैजिला जो ओरिजिन हो रहा है उस स्थान को क्या कहते, वो स्थान भी बेसल ग्रेन्योल कहलाता है। तो ये है बेसल ग्रेन्योल। बेसल ग्रेन्योल को काइनेटोसोम भी कह सकते हैं क्योंकि सीलिया मूव करते हैं। तो काइनेटिक शब्द जहाँ आता है मूवमेंट से संबंधित है। तो बेसल ग्रेन्योल वो पॉइंट है जहाँ से ये सीलिया ओरिजिन हो रहे हैं। ठीक है। और ये काइनेटोसोम्स जो हैं ये आपस
आपस में एक दूसरे से एक जाल के द्वारा जुड़े होते हैं। ये काइनेटोसोम देखो आप यहाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर के द्वारा। और दूसरा जो अरेंजमेंट होगा सीलिया का, तो वहाँ के काइनेटोसोम से ये जुड़े होंगे किसके द्वारा, ये यहाँ लाइन देखें आप, ट्रांसवर्स फाइबर के द्वारा। तो काइनेटोसोम्स आपस में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर एंड ट्रांसवर्स फाइबर के द्वारा आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तभी यही कारण है कि इन जो सीलिया है इनका मूवमेंट एक पर्टिकुलर क्रम में होता है, क्योंकि ये सारे काइनेटोसोम आपस में एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और इन्हीं काइनेटोसोम वाली जगह से ही ओरिजिन होता है ट्राइकोसिस्ट। ये ट्राइकोसिस्ट ओरिजिन ये काइनेटोसोम वाले भाग से ही होते हैं, लेकिन उत्पन्न होने के बाद में ये खिसक करके बीच में आ जाते हैं। ये ओरिजिन तो यहाँ से हुए, लेकिन खिसक करके ये बीच में आ गए, ये बीच में आ गए। तो ट्राइकोसिस्ट की संरचना कैसी है? ट्राइकोसिस्ट जो है इसको दंशिकाभक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंशिकाभक कहते हैं। और ये आप देखो इसकी संरचना कैसी है, स्पिंडल शेप की। किस प्रकार की है इनकी संरचना? स्पिंडल शेप की संरचना है। ओरिजिन इनका काइनेटोसोम से ही होता है, लेकिन ये खिसक करके सेंटर में आ जाते हैं। और हर जो हेक्सागोनल ब्लॉक है, इस हेक्सागोनल ब्लॉक के अग्र व पश्च सीमा पर, यानी इसके आगे और इसके पीछे, इनके अग्र व पश्च सीमा पर जो है ट्राइकोसिस्ट के छिद्र पाए जाते हैं। यानी ये वो छिद्र हैं जिनके द्वारा ट्राइकोसिस्ट एकदम से बाहर निकाले जाएंगे। ट्राइकोसिस्ट एकदम से आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकाले जाएंगे। तो ये छिद्र कहाँ पर उपस्थित हैं? ये हेक्सागोनल ब्लॉक्स जो हैं इनके आगे की सीमा पर और पीछे की सीमा पर उपस्थित हैं। सीलिया तो इनके बीच में से आएगा, सीलिया इनके बीच में से आता है। अब हम लेते हैं इसमें कि आवश्यकता पड़ती है, जब आवश्यकता पड़ती है तो एक साथ ये जो ट्राइकोसिस्ट है ये लंबे नुकीले धागों के रूप में दग जाते हैं। दंशिकाभक, दंश करना, डंक मारना जैसे होता है ना। तो जब ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रक्षा के लिए है, चाहे वो खुद हमला करने के लिए है, चाहे बचाव करने के लिए है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आवश्यकता पड़ने पर ये जो ये जो ट्राइकोसिस्ट हैं ये लंबे नुकीले धागों के रूप में दग दिए जाते हैं। यानी इस तरह से ये जो छेद है आगे और पीछे हेक्सागोनल ब्लॉक्स में, डिप्रेशन में, इनके द्वारा ये एकदम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है ट्राइकोसिस्ट के बारे में और सीलिया के बारे में और पेलिकल के बारे में। और ये इस डायग्राम के थ्रू हम इसको आराम से समझ सकते हैं। ये हो गया किसके बारे में? ये हो गया इसका पेलिकल की संरचना, सीलिया कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन। और यहाँ हम लेबल करेंगे पेलिकल, ये बाहर की परत, सीलिया ये एक्टोप्लाज्म में मेन जो है क्या है, ये ट्राइकोसिस्ट की लाइन है। और सीलिया जो है ये निकल रहे हैं कहाँ से? काइनेटोसोम से निकल रहे हैं। और ये काइनेटोसोम से निकल करके हेक्सागोनल ब्लॉक के सेंटर में से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये अनडिस्चार्ज्ड है तो नीचे की तरफ है। ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर और ये क्या है? ट्रांसवर्स फाइबर। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।